प्यारे साथियों नमस्कार। यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण नियम। ये नियम 100% आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 100% की बात कर रहे हैं और आपको इस नियम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इस नियम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है जो यहाँ पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जुड़े रहना है। भौतिक विज्ञान की बात करें, पूरे किताब की बात कर रहे हैं, पूरे किताब से जो इंपॉर्टेंट नियम से लेकर जो क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चंस को इसमें हम समझते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और कहीं आपको जाना नहीं है, यहाँ से मैं आपको नंबर 100 नंबर पक्का करने वाला हूँ, बिल्कुल भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको लिखना है। आपसे एग्जाम में देता है, आप जानते हैं कूलाम का नियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं इसका महत्व क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको लिखना है। किसका? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है, अथवा दो बिंदु आवेशों के बीच, किस पर अभी आपको बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से कैसे आपको यहाँ पर निकालना है। आज के बाद आप कभी भूल ही नहीं सकते हो कि कूलाम का नियम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको लिखना है, और अथवा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम 1785 ईस्वी में, कब, ध्यान दीजिएगा, 1785 ईस्वी की बात है, में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले, जब कब हुआ, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले, कितने, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में, किसके, बल के संबंध में एक नियम दिया। कौन सा नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अब आपका मेन चीज आया। अब यहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है, अच्छी तरीके से समझना है। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू है मान लेते हैं और एक माइनस क्यू है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गए, दो बिंदु आवेश हो गए, इनके मध्य लगने वाला, इनके जो मध्य है, मान लीजिए इनके मध्य जो लगने वाला, मान लीजिए इनकी दूरी क्या है, आर है, हम कह रहे हैं इनके मध्य जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है, उनके लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि इनके मात्राओं के गुणनफल के, मतलब F बराबर Q1 इंटू Q2 यानी प्लस Q और माइनस Q होता है, और गुणनफल होता है इनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, इनके दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/r हो जाएगा। यही नियम है। अब बताओ, आप भूल जाओगे क्या, इसको भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब आप अच्छी तरीके से, आगे मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। अब देखिए इसको मैं प्रूव करके आपको बताता हूँ कैसे आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से, और आपको यहाँ से 5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है, अगर इस बल की दिशा की हम बात करें तो इस बल की जो दिशा होगी दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, क्या करा, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित। देखिए यहाँ पर मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सभी टॉपिक आपको यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है ना। तो Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो इनके बीच की दूरी, मतलब इनके जो आवेश है ना, इनका गुणनफल बल की अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और
इसके जो दूरी है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, जहां K क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा K बराबर 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी F बराबर 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू n आपका हो जाएगा। यदि वायु अथवा निर्वात के बराबर हम क्या रखें? 1/4 के 0 एप्सिलॉन नॉट 0, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग ये प्रश्न ज़रूर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो है ना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो मैं इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो संधारित्र की परिभाषा दीजिए। किसकी? संधारित्र की परिभाषा दीजिए। दर्शाए गए, यानी दर्शाए गए चित्र में, यहाँ पर दर्शाए होना चाहिए, दर्शाइए नहीं होगा। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश आपको निकालना है। क्या निकालना है? संधारित्र की परिभाषा देना है और दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश आपको निकालना है। आवेश आपको निकालना है। चलिए पहले हम परिभाषा को देखते हैं, आखिरकार इसकी परिभाषा क्या होगी। और जिन बच्चों को मालूम है ना, वो इसकी परिभाषा को लिखते रहें, इसकी परिभाषा को लिखते रहें। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको क्वेश्चन न समझ में आ रहा हो ना, ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नियम है ध्यान दीजिएगा। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए कोई संधारित्र की धारिता जो होती है ना, उसमें जो प्लेट लगा होता है, प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इनके बीच जो विभवांतर होता है ना, उसके अनुपात के बराबर होती है। अर्थात संधारित्र की धारिता C बराबर Q/B क्या होती है? संधारित्र की धारिता C बराबर Q/B होती है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को दबाकर शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब चलिए जो न्यूमेरिकल दिया था उस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। और ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, एकदम इसको छाप दोगे एग्जाम में अगर आ गया है क्वेश्चन तो। या देखिए आएगा या ऐसे ही क्वेश्चन, यहाँ आपके मान बदल सकता है, 10 रख सकता है, 5 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन आपको तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड आपको दे रखा है, कैपेसिटर लगे हुए हैं और इसको एक 20 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया गया है और इसके बीच में जो प्रतिरोध रखा गया है 10 ओम का रखा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन में हम क्या सॉल्व करेंगे? 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को देखेंगे तो ये किस में बन रहे हैं? एक सीरीज में बन रहे हैं। जब सीरीज में बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, तब क्या बनेगा? 1/C1 बराबर 1/6 प्लस 1/3, क्योंकि इसमें प्रतिरोध का उल्टा होता है। अगर प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी C1 + C2 हो जाएगा। प्रतिरोध में क्या होता है? श्रेणी क्रम में R1 + R2 होता है, समांतर में क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 होता है। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करें मेरे प्यारे मित्र, कैपेसिटर में क्या होता है? अगर इसमें श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो 1/C1 बराबर 1/6 प्लस 1/3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + 2/6 बराबर 3/6 आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, इसको निकालूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखें तो 3/6 यानी कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, मतलब ये पूरा मिलाकर आपको 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। अब देखिए
अब देखिए दूसरे पॉइंट में देखेंगे 12 और 4 को देखेंगे, ये भी किस में है, श्रेणी में है, तो C2 यहाँ से निकलेगा 3 माइक्रोफैरड आपका आ जाएगा। तो अगर हमें C1 और C2 मिल गया तो मेरे प्यारे दोस्त अगर Q1 निकालेंगे, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, तो 2 माइक्रोफैरड इंटू 20 बराबर 40 माइक्रोफैरड। अगर Q2 निकालें 3 माइक्रोफैरड इंटू 20 माइक्रोफैरड बराबर 60 माइक्रोफैरड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड से 40 माइक्रोफैरड था, 12 माइक्रोफैरड यानी 4 माइक्रोफैरड से 60 माइक्रोफैरड हमें क्या मिलेगा, संधारित्र का आवेश मिलेगा। क्या मिलेगा, संधारित्र का आवेश मिलेगा। तो समझ में आई बात, यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सवाल का आंसर आपका यही है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोग बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना। चलिए इन क्वेश्चंस को अभी सुपड़ा साफ करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, तांबे में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है कितना दे रखा है, 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर की पावर -1 है। 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद। अब देखिए घनत्व हमें कितना दे रखा है, घनत्व हमें दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक, मीटर की पावर -क्यू। अब 20 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है इसकी, तथा 1.0 सेंटीमीटर इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है कि तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा, किसके, तांबे के तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान आपको निकालना है। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, कितनी वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, जो तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है 4.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर 1 सेंटीमीटर की पावर -1 है, ठीक है ना। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और पॉइंट इसको मीटर में चेंज करेंगे। अब देखिए जो लंबाई दे रखी है मेरे प्यारे दोस्त 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और क्षेत्रफल दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो घनत्व दे रखा है 8.5 दे रखा है। चलिए सबको चेंज करते हैं, फिर एक सूत्र में रखते हैं, और वो सूत्र कौन सा है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और अच्छी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपको मिल जाए ना, कहीं पर भी मिल जाए, तो बस एक ही सूत्र आपको लगाना। वो कौन सा सूत्र है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 मीटर। अब ये कैसे आ रहा है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, यानी 10⁻2 मीटर, यानी 0.01, ठीक है ना। ये आपका मीटर हो जाएगा। तो यहाँ लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 0.20 मीटर, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बराबर 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10⁻4 मीटर, यानी V बराबर कितना, 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता यानी म्यू बराबर कितना है, 4.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। आवेश E बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व आएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो घनत्व आएगा N बराबर 8.5 इंटू 10�28 मीटर की पावर -3, यानी प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD, I बराबर NEA यानी म्यू V/L, VD बराबर V/L हो जाएगा। तो I का मान 8.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रवाहित धारा हमें निकालनी है। तो यहाँ पर I देखिए, I बराबर क्या हो जाएगा, 8.5, यानी N का मान 8.5 इंटू 10⁻28, और A का मान 1 इंटू 10⁻4, और ध्यान दीजिएगा एक म्यू का मान 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, E का मान आपका 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ पर जो म्यू का मान आएगा 4 क्योंकि गतिशीलता है, यानी गतिशीलता का मान म्यू हो जाएगा। तो म्यू का मान 4.5 इंटू 10⁻6,
और यहाँ से बी का मान 4 और यल का मान 0.20 सॉल्व करेंगे तो 122.4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस यही फार्मूला लगाना है। आप यहाँ तक भी लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर कहीं से भी आपका नहीं कटने वाला है, कहीं से भी आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की दो संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर, क्या समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना। क्या करना है, उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आपको प्राप्त करना है। तो परिणामी बल एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2F। समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परिणामी बल आपको निकलेगा, मान लीजिए ये हमारा क्या कर रहा है, परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की जो संकेंद्री वृत्ताकार, मतलब आर त्रिज्या की, ये भी आर त्रिज्या का और ये भी आर त्रिज्या का, क्या ये भी आर त्रिज्या का, ये भी आर त्रिज्या का, एक दूसरे के संकेंद्री हैं। तो F1 बराबर F हो जाएगा, F2 बराबर F हो जाएगा। तो समान धारा I प्रवाहित हो रही है तो उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, परिणामी बल Fr बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी 2F आपका हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, टाउ F बराबर ILB, यानी कि बल इंटू बल के बीच की दूरी, यानी ILB इंटू भी साइन थीटा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 ILB आपका हो जाएगा और भी साइन थीटा हो जाएगा। तो F का मान यहाँ पर रखेंगे ना, हम F का मान यहाँ पर रखेंगे, F का मान क्या है, FILB हो जाएगा। तो 2 इंटू ILB इंटू भी साइन थीटा आपका हो जाएगा। यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ILB पाई आर स्क्वायर, यानी कि माना B बराबर 1 टेस्ला, तो टाउ बराबर अंडर रूट पाई आई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपको 101% है कि जरूर आएगा। ये आप लोग मत भूल में रहिए कि वहां वो चल रहा है, वहां वो चल रहा है। यहीं पे आपको SKM HD पर इतने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट वाले, कि जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस के सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, किसमें, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या, क्या कर रहा है, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। कितना है, 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा से मेन से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा का मान क्या होगा, अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में, इसमें क्या हो गया, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्या हो रहा है, फेरों की जो संख्या है ना का अनुपात क्या है, 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ दिया जाए तो इसे द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा का मान आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको एक कुंडली बनेगी, यहाँ से भी आपको कुंडली बनेगी। इधर क्या होगी, फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना, तो राइट हैंड सेकेंडरी कुंडली की जो संख्या होगी वह ज़्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली में जो कुंडली की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो, ठीक है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो वोल्टेज होगा कम होगा, इसमें वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें धारा क्या होगी, कम होगी, इसमें धारा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर इसमें देखा जाए स्टेप अप ट्रांसफार्मर डायरेक्ट दिख रहा है 1:200 है, तो अगर यहाँ पर 1 है तो उधर 200, क्योंकि स्टेप हम क्या वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, तो फेरों की संख्या को जाहिर तौर पर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो जाहिर तौर पर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फेरों की संख्या को क्या करेंगे, हम यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो फेरों की संख्या का जो अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्त, फेरों की संख्या का जो अनुपात होगा NP इंटू NS बराबर 1:200, और प्राथमिक कुंडली में सिरों पर विभवांतर VP बराबर 200 वोल्ट। कितना हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विभवांतर VP बराबर 200 वोल्ट। तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP बराबर 2 एम्पियर, VS बराबर क्वेश्चन मार्क, IS बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र क्या होता है, VS/BP बराबर NS/NP। क्या होता है, VS/BP बराबर NS/NP। तो द्वितीय कुंडली में जो विभवांतर होगा, द्वितीय कुंडली में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, VS बराबर BP इंटू NS/NP, यानी 200 इंटू 200/1, यानी VS बराबर क्या हो जाएगा, 4000 वोल्ट आपका हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, VP इंटू IP बराबर VS इंटू IP, यानी VP/VS बराबर IS/IP। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो IS का मान हमें निकालना है और VS का मान ऊपर आया हुआ है, तो BP इंटू IP/VS। VP का मान 200, IP का मान 2 और VS का मान 4000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40,000, यानी कि कट पिट के क्या आएगा, 1/100, यानी IS बराबर 0.01 एम्पियर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, धारा का मान हमेशा कम होगा और प्राथमिक कुंडली में धारा का मान हमेशा ज़्यादा होगा। और अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, दूसरी कुंडली में वोल्टेज का मान देखिए कितना ज़्यादा आया है, वोल्टेज का मान हमेशा ज़्यादा रहेगा और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज का मान हमेशा कम रहेगा। तो ये बात आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1-2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, क्या, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, किसमें, एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, किसके बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करेंगे, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जब हम क्या करेंगे, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, किसका, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, कहाँ से, एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न जो कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की जो किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को क्या कहेंगे, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर आपको बताना है। क्या बताना है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में आपको अंतर बताना है। तो व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण में अगर हम देखें तो यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथक्कृत तरंगार्गों के बीच अध्यारोपण का परिणाम होती है। क्या होती है, यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथक्कृत तरंगार्गों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यह घटना एक ही तरंगार्ग के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है।
ठीक है ना। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं और इसमें सभी जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं वो विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं, ठीक है ना। आगे, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। इसमें निम्निष्ट प्रायः पूर्णतः अंधकारमय होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा लोग, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस दी जा रही हैं, तो सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और फॉरवर्ड करके देख लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप धीरे धीरे देखिए, आप थोड़ा बढ़ा कर देख सकते हैं, मतलब थोड़ा उसको गति तेज कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।